the third lecture, and in this lecture we are going to discuss about healthcare insurance. And this would be a simple overview, but this is the crucial and important lecture in medical billing because we are going to discuss different kind of important terminologies in this lecture. Okay, so you guys have to pay attention and just keep memorizing these terms because these terms are keep on being used in this medical billing. Okay, so let's start it. Okay, so healthcare insurance is a financial arrangement that helps individuals manage the cost of medical expenses. हेल्थ केयर इंश्योरेंस के अंदर बेसिकली एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल लाइक या पेशेंट है वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को किस तरीके से अरेंज करता है मींस किसी ने अगर इंश्योरेंस बाई करनी है तो उसको कौन सा प्लान लेना चाहिए, उस प्लान के अंदर उसको कितनी अमाउंट देनी पड़ती है लाइक ये कि प्लान स्टार्ट करने के लिए, और उसकी कॉस्ट शेयरिंग जो होती है वो कितना पे करेगा, उसकी इंश्योरेंस कितना पे करेगी। तो इससे रिलेटेड हम आज से ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि हाँ भी कौन कौन सी अमाउंट्स डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अमाउंट्स होती हैं, उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ भी कौन कौन सी अमाउंट होती है जो एट द टाइम ऑफ बीइंग सर्विसेज, मतलब जब हम सर्विस रिसीव कर रहे होते हैं किसी भी डॉक्टर से तो उस टाइम पे कितनी अमाउंट देनी पड़ती है, उसको क्या कहते हैं। और बाद में जब इंश्योरेंस का क्लेम हो जाता है उसके बाद की जो अमाउंट्स होती हैं वो देनी पड़ती हैं तो उनको क्या कहते हैं। Okay, so it involves paying regular premiums to an insurance provider in exchange for coverage of a portion of medical expenses when the insured person requires medical care. वही बात, जब एक पेशेंट कोई भी मेडिकल सर्विसेज रिसीव करता है तो उसको कौन सी पेमेंट्स होती हैं जो करनी पड़ती हैं इन एक्सचेंज ऑफ कवरेज ऑफ अ पोर्शन ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। Healthcare insurance can significantly alleviate the financial burden associated with medical services, prescriptions and other healthcare related costs. Healthcare insurance के अंदर significantly मतलब alleviate ये कम कर देती है फाइनेंशियल बर्डन एसोसिएटेड विद द मेडिकल सर्विसेज। लाइक ये है कि अगर कोई पेशेंट आता है, ठीक है, उसने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया है तो एट दैट मोमेंट उसको कुछ पेमेंट देनी पड़ती है, लेकिन यह है कि बाद में जब भी कभी वो जाएगा, कोई भी उसको इशू होता है, कोई उसने टेस्ट करवाना है, कोई उसने सर्जरी करवानी है, कोई उसने कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है, तो बाद में ये है कि फिर उसका जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो एलिविएट होके इस तरीके से हो जाता है कि वो डिवाइडेड हो जाता है। कुछ पोर्शन इंश्योरेंस पे कर रही होती है, कुछ पोर्शन उसका प्राइमरी, कुछ सेकेंडरी और कुछ वो खुद पे कर रहा होता है। और ऐसा भी होता है कुछ इंश्योरेंस के अंदर, हाँ भी आप उनको प्लान्स ले लेते हैं, उसके बाद ये है कि वो फुली मतलब 100% वो आपका पे कर रही होती हैं, तो इससे काफ़ी जो पेशेंट होता है उसका बर्डन कम हो जाता है। इसके अंदर की कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ अमाउंट्स जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि होती हैं जो पेशेंट को पे करनी पड़ती हैं, तो हम उनको देखते हैं कि यहाँ भी कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं और कौन कौन सी ऐसी पेमेंट्स होती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ जो इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट करने के लिए उनको पेशेंट को देनी पड़ती हैं। द फर्स्ट वन इज प्रीमियम। द प्रीमियम इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द इंश्योर्ड इंडिविजुअल or their employer pays to the insurance company on a regular basis, monthly, quarterly, annually. It is the cost of maintaining insurance coverage. Basically प्रीमियम एक ऐसी अमाउंट होती है जिसके अंदर जो इंश्योर्ड इंडिविजुअल है या उसका जो एम्प्लॉयर है, मतलब जिस कंपनी के अंदर कोई पेशेंट काम करता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलर बेसिस के ऊपर मींस मंथली दे रहे होते हैं पैसे, या उनको एनुअली, क्वार्टरली मतलब 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, या उनको एनुअली मतलब साल की पेमेंट्स दे रहे होते हैं, ताकि ये है कि उस पेशेंट की या उस मेंबर की कवरेज जो है वो चलती रहे, जब भी कभी वो किसी डॉक्टर के पास जाए या किसी हॉस्पिटल में जाए तो उसको ये है कि उसको एट दैट मोमेंट कोई पेमेंट ना करनी पड़े, ताकि ये है कि उसकी जो इंश्योरेंस है वो उसके एक्सपेंसेस को कवर कर ले। तो ये अमाउंट होती है प्रीमियम अमाउंट जिसको कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं डिडक्टिबल्स। डिडक्टिबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए मीन्स ये है कि काफ़ी थोड़ी चीज़ चाहिए होती है, लाइक ये है कि आप डिडक्टिबल क्या चीज़ होती है। बेसिकली ये जो टर्म है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, डिडक्टिबल हो गए, को इंश्योरेंस होगी, को पे हो गए, वो हम नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिडक्टिबल्स। व्हाट आर द डिडक्टिबल्स? द डिडक्टिबल इज द अमाउंट the insured person must pay out of their own pocket before the insurance coverage starts contributing to their medical expenses. अब ये क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि एक इंश्योर्ड पर्सन, जो कि एक पेशेंट बिफोर स्टार्टिंग देयर इंश्योरेंस प्लान, मतलब इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ये कि आपको एक लंप सम कुछ अमाउंट होती है जो कि आपको देनी पड़ती है, उसको कहते हैं डिडक्टिबल। ठीक है,
Let's elaborate this one. Deductibles are typically paid directly to the healthcare provider. अच्छा, डिडक्टिबल की मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस वजह से डाली है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि को इंश्योरेंस के साथ को पे के साथ, तो मैंने कहा डिडक्टिबल अगर आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, सो आपको को इंश्योरेंस, को पेमेंट्स, आउट ऑफ पॉकेट्स, ये डिफरेंट जो टर्म्स हैं ये सीखने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। ओके, सो डिडक्टिबल्स आर टिपिकली पेड डायरेक्टली टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बाय द इंश्योर्ड इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब आप डिडक्टिबल्स एक ऐसी अमाउंट होती है जो आप डायरेक्टली किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, ठीक है, जो कि आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, किसी डॉक्टर को आप दे रहे होते हैं, ठीक है, रादर देन टू द इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को आप नहीं देते ये जो डिडक्टिबल होते हैं, ये आप सिर्फ उस प्रोवाइडर को देते हो जिससे आपने मेडिकल सर्विसेज हासिल करनी है। व्हेन यू रिसीव मेडिकल सर्विसेज and have a deductible as a part of your insurance plan, you are responsible for paying the deductible amount directly to the healthcare provider before your insurance coverage begins to contribute to the cost। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले जो डिडक्टिबल अमाउंट होती है ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर को देनी होती है। जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद यह है कि आपका जो प्लान है, ठीक है, इंश्योरेंस प्लान होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसी को ही फर्दर डिस्कस करेंगे। इसका कुछ ब्रेकडाउन मैंने ऐसे किया है, तो देखते हैं कि हियर इज ब्रेकडाउन ऑफ हाउ इट वर्क्स। यू रिसीव मेडिकल सर्विसेज, लेट्स से, मतलब हम कहते हैं कि यू विजिट अ डॉक्टर, मतलब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और रिसीव अ मेडिकल प्रोसीजर कवर्ड बाय योर इंश्योरेंस, ठीक है, या फिर आपने कोई भी मेडिकल प्रोसीजर, कोई भी सर्जरी थी, कोई भी टेस्ट था, कोई भी ट्रीटमेंट था, आपने गेन किया, तो इसमें क्या हुआ, डिडक्टिबल अमाउंट, इफ योर इंश्योरेंस प्लान हैज अ डिडक्टिबल, ठीक है, अगर उस इंश्योरेंस जो है आप इंश्योरेंस का एक प्लान ले रहे हैं उसके अंदर डिडक्टिबल वो कहते हैं कि हाँ भी आप लोगों को पे करने पड़ेंगे, तो क्या होगा, यू विल नीड टू पे द डिडक्टिबल अमाउंट आउट ऑफ योर ओन पॉकेट, आपको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, आपने मेडिकल सर्विसेज हासिल की, उसके बाद आपने जो डिडक्टिबल की अमाउंट थी वो आपने पे की हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। प्रोवाइडर पेमेंट, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल कलेक्ट द डिडक्टिबल पेमेंट फ्रॉम यू एट द टाइम ऑफ सर्विस। अब वही बात है कि प्रोवाइडर जो होगा वो पेमेंट को एट दैट टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग यूर सर्विस, तो वो आपसे ले लेगा, ठीक है। उसके बाद योर डिडक्टिबल मेट, वंस यू हैव पेड द फुल डिडक्टिबल अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय योर प्लान, मीन्स अब आपने कोई भी इंश्योरेंस ली थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपने $1000 सपोज करें, ठीक है, आपने डिडक्टिबल देने हैं, ठीक है, ये बेसिकली साल के होते हैं, ठीक है, तो आपने अगर वो डिडक्टिबल, आप किसी डॉक्टर के पास गए, उससे आपने जाके कोई भी सर्विसेज रिसीव की हैं, ठीक है, उसके बाद अब ये है कि आपने अपनी डिडक्टिबल की जो अमाउंट थी, सपोज $1000 थे, वो आपने दे दिए हैं प्रोवाइडर को, ठीक है। Once you have paid the full deductible amount as required by your plan, your insurance coverage becomes active। तो इसमें यह है कि आपकी जो इंश्योरेंस की कवरेज है वो एक्टिव हो जाएगी, and the insurance company will start sharing the cost of covered services according to the terms of your plan। ठीक है, अब जो आपने प्लान लिया होगा उसमें ये होगा कि आपके डिडक्टेबल हो गए, $1000 आपने दे दिए, उसके बाद अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी मीन्स ये है कि मेडिकल सर्विस रिसीव करेंगे तो उसमें यह है कि फिर डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। डिडक्टिबल आप लोगों ने दे दिए, उसके बाद ये है कि आपकी हो जाएगी डिवीजन। डिवीजन क्या होगी, क्या भी कुछ पार्ट आपकी इंश्योरेंस ने पे करना होगा, मोस्टली होता है 80-20, ठीक है, 80% आपकी जो कवरेज होती है वो इंश्योरेंस पे कर रही होती है, 20% जो होती है वो पेशेंट को पे करना पड़ता है, या उसकी कोई सेकेंडरी इंश्योरेंस होती है तो वो पे करती है, ठीक है। Let's discuss further। Okay, so it is important to note that deductibles usually reset on annual basis। ठीक है, तो ये मीन्स हर साल के बाद जो आपकी डिडक्टिबल की अमाउंट होती है वो दोबारा रिन्यू होती है, कैलेंडर ईयर और प्लान ईयर, सो यू वुड नीड टू मीट द डिडक्टिबल अगेन इन द न्यू ईयर इफ एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आपने उस इंश्योरेंस प्लान को दोबारा कंटिन्यू करना है तो उसके अंदर ये है कि आप लोगों को दोबारा डिडक्टिबल की अमाउंट पे करनी पड़ेगी। Deductibles can vary widely depending on your insurance plan। मीन्स ये डिफरेंट इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, वो डिडक्टिबल्स की जो अमाउंट होती है वो वेरी कर रही होती है। सो इट्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंड योर प्लान्स डिडक्टिबल्स अमाउंट एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स योर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट फॉर मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, तो मतलब ये आपको देखना पड़ता है कि हाँ भी आप किस तरीके से कौन सी मीन्स सर्विसेज रिसीव करना चाहते हैं। दैट टोटली डिपेंड, मीन्स एक पेशेंट है उसने कोई सर्जरी करवानी है या कोई उसको यूजुअली मीन्स उसके स्टमक में पेन रहता है, उसको मीन्स बुखार रहता है, ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब ये डिजीजेस होती हैं, तो डिपेंडिंग ऑन योर ओन कंडीशंस, ठीक है, आप अपनी हालत को देखते हुए आप प्लान्स चूज करते हो। उसके अंदर जो इंश्योरेंसेस होती है वो पूरा आपको डिस्क्राइब करती हैं कि हाँ भी इसके अंदर ये कवरेज है, इसके अंदर ये बेनिफिट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दोज बेनिफिट्स यू जस्ट सेलेक्ट दैट विच इंश्योरेंस प्लान्स यू आर गोइंग टू चूज।
ओके, सो डिडक्टिबल वही अमाउंट होती है दैट यू हैव टू पे बिफोर योर इंश्योरेंस प्लान किक स्टार्ट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिडक्टिबल। सो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टर्म आती है। ये है को पेमेंट, इसको हम यू नॉर्मली मींस को पे भी कहते हैं। ठीक है, को पेमेंट क्या होती है? को पेमेंट इज अ फिक्स्ड अमाउंट दैट द इंश्योर्ड पर्सन pays for certain covered services at the time of receiving the service। ठीक है, अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था? डिडक्टिबल भी मैंने आपको लोगों को बताया कि हाँ भी वो एट द टाइम ऑफ जब आप सर्विस को रिसीव करते हो तो वहां जाकर आप डायरेक्टली ही प्रोवाइडर को ही पे करते हो। डिडक्टिबल एक ऐसी अमाउंट होती है जिसमें आप ऐसे करते हो कि आप बिफोर योर इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट्स पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। ठीक है, आपका प्लान स्टार्ट होने से पहले आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को देनी पड़ती है। सपोज जैसे मैंने कहा था $1000 आप उनको पे कर देते हो, आपका इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट हो जाता है। अब को पेमेंट क्या होती है? ये एक फिक्स्ड अमाउंट होती है। को पेमेंट फिक्स्ड अमाउंट होती है जो कि आपको जब आप सपोज करें आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, यहाँ फॉर एग्जांपल में हम देख लेते हैं, अ डॉक्टर्स विजिट माइट हैव अ $30 को पेमेंट। मीन्स अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉर्मली हम पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ हमें एक चेकअप के लिए कोई फ़ी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये फ़ी होती है, ये को पेमेंट वो फीस होती है जो हम चेकिंग फीस होती है। लाइक ये है कि जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसे हमें एट दैट टाइम ऑफ रिसीविंग द सर्विस मीन्स वो हमें चेक करेगा, उसके वो $30 एट दैट मोमेंट वो चार्ज कर लेगा। ठीक है, विच द पेशेंट पेज डायरेक्टली टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, ये जो पेमेंट होगी ये भी आपने डायरेक्टली प्रोवाइडर को ही पे कर देनी है। ठीक है, ये सिर्फ ये इसको कहते हैं को पेमेंट। आगे देखते हैं, आगे है को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस मीन्स को टुगेदर। ठीक है, इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस के साथ साथ। को इंश्योरेंस इज अ कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट वेयर द इंश्योर्ड पर्सन एंड द इंश्योरेंस कंपनी शेयर द कॉस्ट ऑफ कवर्ड सर्विसेज आफ्टर द डिडक्टिबल हैज मेट। अब ऐसे चलते हैं कि अभी आप लोगों ने डिडक्टिबल 1000 उसको पे कर दिए, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। आपका इंश्योरेंस प्लान जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अब कभी आप बीमार हुए तो आप लोग डॉक्टर के पास गए। ठीक है, डॉक्टर के पास जब आप लोग जाते हैं तो वहां जाकर आप उसको चेकिंग जो वो आपको डायग्नोज करेगा तो उसकी वो फी आपसे ले लेगा, उसको हम कहेंगे को पेमेंट। जो ऑलरेडी आप 1000 पे कर चुके हैं वो होंगे डिडक्टिबल्स। अब को इंश्योरेंस क्या है? को इंश्योरेंस इज अ कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट। मतलब ये कॉस्ट शेयरिंग एक तरतीब बनाई हुई है कि हाँ भी को इंश्योरेंस है, मतलब कुछ पार्ट जो है आप लोगों का को इंश्योरेंस पे करेगी जो आपने इंश्योरेंस प्लान लिया है जिसके लिए आपने $1000 भी दिए थे। ठीक है, तो वो पे करेगी और कुछ पार्ट होगा जो आप शेयर करोगे। ठीक है, उसके साथ इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज एग्जांपल गिवन 80% इंश्योरेंस एंड 20% टू द पेशेंट। अब जब आप लोग डिडक्टिबल पे कर चुके होते हैं, ठीक है, अब आपको मेडिकल सर्विस रिसीव करने गए हैं तो वहां जाकर आपने उसको चेकिंग फीस भी दे दी है। ठीक है, जो कि को पेमेंट थी। उसके बाद अब आप जितनी भी सर्विसेज वहां पे रिसीव करेंगे, जितनी भी आप लोग कोई ट्रीटमेंट कराते हो, कोई मेडिसिन लेते हो या कोई भी चीज आप करते हो, तो उसका जो 80% है उस एक्सपेंस का वो जाएगा इंश्योरेंस के पास। मीन्स वो जो 80% होगा वो इंश्योरेंस पे करेगी और उसके अलावा जो 20% रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगी वो पेशेंट को पे करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ऐसे ये तीन चीजें चल रही होती हैं। डिडक्टिबल स्टार्ट में ही पे हो गए, आप लोगों ने फुल पे कर दिया, उसके बाद इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब आप मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां जाकर आप को पेमेंट देते हैं जो कि $30 या मतलब बहुत लो अमाउंट होती है। ठीक है, वो देने के बाद आप लोग कोई भी टेस्ट कराते हैं, कोई भी सर्विस रिसीव करते हैं, कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, कोई सर्जरी कराते हैं, कुछ भी होता है, तो उसके बाद वो जो आपका क्लेम फिर क्लेम बनता है, क्लेम इंश्योरेंस को जाता है। इंश्योरेंस फिर उसका 80% पे करती है और 20% जो होता है वो फिर पेशेंट को पे करना पड़ता है। सो दैट्स इज कॉल्ड द को इंश्योरेंस। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं आउट ऑफ पॉकेट या मैक्सिमम लिमिट। इसको भी क्या मतलब आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम क्या होते हैं या लिमिट क्या होती है? दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट that the insured person has to pay out of their own pocket for covered medical expenses within a specific period of a year। ठीक है, मतलब एक साल में उसको देने पड़ते हैं। ये आउट ऑफ पॉकेट क्या होते हैं? ये एक ऐसी अमाउंट होती है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट मतलब मैक्सिमम टोटल अमाउंट दैट द इंश्योर्ड पर्सन हैज टू पे, जो उसको देनी ही पड़ती है आउट ऑफ देयर पॉकेट फॉर कवर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड टाइम। मतलब ये एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि एक इंश्योर्ड जो एक पेशेंट को अपनी जेब से ही पे करने पड़ते हैं। ठीक है, विद इन अ ईयर मतलब एक ईयर का एक साल होता है जिसके अंदर उसको देने पड़ते हैं। वंस दिस लिमिट इज रीच्ड, जब ये लिमिट हम पहुंच जाते हैं या एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो बंदा दे देता है इंश्योर्ड पर्सन या पेशेंट, द इंश्योरेंस कंपनी कवरेज 100% ऑफ कवर्ड एक्सपेंसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर।
अब आउट ऑफ पॉकेट ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि हाँ भी अगर उस बंदे ने एक आउट ऑफ पॉकेट जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट है अगर वो पे कर देता है, ठीक है, एक साल के अंदर, तो उसके बाद जो इंश्योरेंस फिर कवरेज करेगी वो फिर टोटल 100% हो जाएगी, ठीक है। अगर बंदा आउट ऑफ पॉकेट नहीं करता तो फिर वही पिछले स्टेप पे हम चले जाएंगे जो कि को इंश्योरेंस थी, उसके अंदर फिर ये होता है कि फिर वो 80 और 20% की सेग्रीगेशन हो जाती है, जिसके अंदर 80% इंश्योरेंस कवर कर रही होती है और 20% पेशेंट। सो आउट ऑफ पॉकेट अगर वो मैक्सिमम जो है उसके अगर वो उनको मीट कर लेता है तो फिर 100%, जैसा कि हमने बताया कि 100% फिर जो इंश्योरेंस होगी, आप कोई भी टेस्ट कराते हो, कोई भी ट्रीटमेंट मीन्स लेते हो डॉक्टर से, तो उसके लिए आपको 100% इंश्योरेंस कवरेज मिलेगी। So this is out of pocket maximum. Next is network. इसके अंदर होता है इंश्योरेंस प्लान्स ऑफन हैव अ नेटवर्क, मतलब इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं ना, तो इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर कुछ प्रोवाइडर्स होते हैं जो उन्होंने कहा होता है कि आप या पेशेंट को कि हाँ भी आपने इस डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाना है या आपने चेकअप करवाना है, कोई भी आपको मसला होता है तो आपने इस प्रोवाइडर के पास जाना है, ठीक है। इंश्योरेंस प्लान्स ऑफन हैव अ नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लाइक डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स विद होम दे हैव नेगोशिएटेड स्पेसिफिक रेट्स, मतलब इंश्योरेंसेस जो होती हैं उनके डिफरेंट रेट्स सेट होते हैं कुछ डॉक्टर के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, क्लिनिक्स के साथ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ उनके पास जाना है, जब आप लोग उनके पास जाएंगे तो फिर हम आप लोगों का ये जो कॉस्ट शेयरिंग है तो फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, यूजिंग इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स टिपिकली रिजल्ट्स इन लोअर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट फॉर द इंश्योर्ड पर्सन। तो इसके अंदर क्या होता है, जब आप नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जाते हो जो कि उन इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर प्रोवाइडर्स होते हैं, वो आपको बता दें कि हाँ भी ये प्रोवाइडर हैं, ये हॉस्पिटल हैं, ये क्लिनिक है, इनके ऊपर अगर आप जाते हो तो आप लोगों को आउट ऑफ जो पॉकेट है वो बहुत कम देने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब यह है कि उसके बाद हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ द नेटवर्क जाते हो, मीन्स एक ऐसे प्रोवाइडर के पास जाते हो जो कि उनके प्लान के अंदर नहीं था, फिर प्रॉब्लम होती है। फिर ये है कि उसमें ऑथोराइजेशंस लेनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर ये उसके अंदर आपको जो कॉस्ट शेयरिंग होती है, फिर क्लेम्स भी आपके डिनाई हो जाते हैं और वो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोसेस होते हैं। अगर इन नेटवर्क प्रोसेस होंगे तो इंश्योरेंस आपका क्लेम ज़्यादा से ज़्यादा पे करेगी। अगर आउट ऑफ नेटवर्क प्रोसेस होगा तो उसके अंदर आपका क्लेम कम से कम प्रोसेस होगा, उसकी पेमेंट कम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास out of network providers who are not part of the insurance plans network are considered out of network। वही बात कि हाँ भी कुछ प्रोवाइडर होते हैं जो इंश्योरेंस प्लान के अंदर फॉल कर रहे होते हैं, उनको हम इन नेटवर्क कहते हैं, और कुछ होते हैं जो आउट ऑफ नेटवर्क फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब जो इंश्योरेंस प्लान के अंदर नहीं आ रहे होते। कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं, अगर सपोज ये है कि किसी को अगर इमरजेंसी थी, अब वो अपने नेटवर्किंग प्रोवाइडर के पास नहीं जा पाया और उसको जाना पड़ा है आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर। जब वो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जाएगा वहाँ ट्रीटमेंट तो वो ले लेगा, ठीक है, लेकिन ये है कि जो उसकी कवरेज होगी वो बहुत कम होगी। वो इंश्योरेंस प्लान जो मतलब 80-20% होगा, या जो 80% के अंदर से जो मार्जिन रखा जाता है कि हाँ भी अगर सपोज करें कि हाँ भी $100 का एक उसने ट्रीटमेंट लिया है जिसके अंदर से अब 80 पे उसको इंश्योरेंस को पे करना था और 20 पेशेंट को जाना था, लेकिन वो 80 नहीं करेगी, 80 से भी बहुत कम चला जाएगा क्योंकि वो उस इंश्योरेंस प्लान के मुताबिक नहीं चला, वो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर के पास गया है, इन नेटवर्क प्रोवाइडर के पास नहीं गया। Seeking care from out-of-network providers may result in higher costs for the insured person, and some services might not be covered at all। अब इसके अंदर होगा क्या कि हाँ भी एक तो उसको बर्डन, उसके पेशेंट के ऊपर बर्डन ज़्यादा आएगा, उसको कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी क्योंकि वो आउट ऑफ नेटवर्क गया है। और उसके बाद ये है कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर को पेशेंट जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं वो अलाउ ही नहीं करते कि हाँ भी कोई बाहर का जो प्रोवाइडर है वो इस सर्विस को कैरी आउट कर सकता है, ठीक है। लाइक कुछ सर्जरीज होती हैं, कुछ बड़े जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो इंश्योरेंस प्लान कहते हैं आप लोगों को इन नेटवर्क ही करवाना पड़ेगा, आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर से आप लोग वो सर्विस हासिल नहीं कर सकते। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आउट ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्री ऑथराइजेशंस। प्री ऑथराइजेशन क्या होता है, सम इंश्योरेंस प्लान्स रिक्वायर प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बिफोर सर्टेन प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स कैन बी कवर्ड। अब कुछ इंश्योरेंस प्लान्स रिक्वायर करते हैं कि हाँ भी आप लोग अथोराइजेशन लो, मतलब कुछ कोई ट्रीटमेंट करने से पहले, कोई सर्जरी करने से पहले, कुछ मेडिकल सर्विस रिसीव करने से पहले आप क्या लो, अथोराइजेशन लो कि हाँ भी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी बिफोर सर्टेन प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स कैन बी कवर्ड, कि हाँ भी इंश्योरेंस कंपनी से आप अथोराइजेशन लेते हो। मीन्स एक अथोराइजेशन एक लेटर होता है कि हाँ भी आप लोग बता दें, अप्रूव कर दें इस चीज़ कि हाँ भी हम ये चीज़ क्या कहते हैं, ये ट्रीटमेंट करने वाले हैं या ये जो डायग्नोसिस है, ये
मेडिकल सर्विस से प्रोवाइड हो रही है, तो इसके लिए क्या आप लोग अथोराइज करते हैं, मीन्स अप्रूव करते हैं कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट द ट्रीटमेंट इज मेडिकली नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट। बेसिकली ये होता है कि हाँ भी वो जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो मेडिकली नेसेसरी भी है और इमीडिएट भी है। ठीक है, समटाइम्स ऐसे होता है कि हाँ भी पेशेंट का कोई सैंपल आया है, ठीक है, किसी लैब के अंदर, और वहाँ पर यह है कि टाइम नहीं होता कि हाँ भी उस क्या कहते हैं जो उस सैंपल आया, सैंपल आने के बाद उसको हमने प्रोसेस करना है, उसका टेस्ट करना है। अगर उसको उतनी देर अगर हम ऑथोराइजेशन लेने चले गए तो उसमें यह है कि वो सैंपल जो है डिके हो जाता है या डिस्पोज हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो हमें फ़ौरन ही मेडिकल नेसेसिटी थी, उस सैंपल को हमने उस एट दैट टाइम ही उसको सैंपल को डायग्नोज करना था। ठीक है, हम डायग्नोज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब डायग्नोज कर लिया उसके बाद भी हम इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं कि हमें आप ऑथोराइजेशन दो, हमने ये जो ट्रीटमेंट था या जो टेस्ट था ये हमें लाजमी था और हमने करना था। ठीक है, अगर नहीं करते थे तो पेशेंट को इसके ऊपर पेशेंट का जो टेस्ट सैंपल आया था वो डिस्पोज हो जाता, खराब हो जाता, फिर उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं होना था। ठीक है, तो इसलिए कुछ इंश्योरेंस कंपनी से ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है कि हाँ भी इस मेडिकली ये चीज़ नेसेसरी थी, तो इस वजह से हमें लाजमी ये चीज़ करनी पड़ी थी। इसको कहते हैं प्री ऑथराइजेशन। व्हाट इज नेक्स्ट थिंग वी हैव, इट्स प्राइमरी केयर फिजिशियन, पीसीपी इसको कहते हैं। मैनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स मींस बहुत सारे जो इंश्योरेंस प्लान्स हैं, स्पेशली एचएमओस, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम बाद में एचएमओस क्या होते हैं, पीपीओस क्या होते हैं, ये डिफरेंट चीजें होती हैं, ये फिर हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। रिक्वायर्स मेंबर टू चूज अ प्राइमरी केयर फिजिशियन, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो बताती हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स उसके अंदर स्पेशली वो बताया जाता है कि हाँ भी ये प्रोवाइडर्स हैं, आप अपना प्राइमरी केयर फिजिशियन जो है वो चूज कर लें। द पीसीपी सर्व्स एज द मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट for the insured person's healthcare needs and may refer them to the specialist when necessary। अब प्राइमरी केयर जो फिजिशियन होता है वो एक पेशेंट का मींस ये है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, पीओसी जिसको कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जब भी कोई मसला हो तो आप उसके प्राइमरी केयर फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि अगर वो प्राइमरी केयर फिजिशियन जो है वो उस पेशेंट को रेफर भी कर देता है कि हाँ भी ये जो केस है ये मैं हैंडल नहीं कर सकता, ये ट्रीटमेंट मैं नहीं कर सकता, तो वो रेफर कर देता है किसी और लैब को या किसी और मेडिकल जो फैसिलिटी होती है, किसी हॉस्पिटल को, किसी डॉक्टर को, कि हाँ भी इसको आप ट्रीट कर लें। वो होता है प्राइमरी केयर फिजिशियन जो आपको बेसिकली जो फर्स्ट हैंड के ऊपर आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, एक्सक्लूजन्स एंड लिमिटेशंस। इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस प्लान्स में हैव सर्टेन मेडिकल सर्विसेज, इसके अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं और ट्रीटमेंट्स होते हैं और कंडीशंस दैट आर नॉट कवर्ड, जो कि कवर्ड बिल्कुल इंश्योरेंस प्लान्स नहीं कर रहे होते। दीज आर नोन एज एक्सक्लूजन्स, मींस एक्सक्लूड कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम ये चीज़ें जो हैं ये हम इंक्लूड नहीं कर सकते इस प्लान के अंदर, इनको एक्सक्लूजन्स कहते हैं। Okay. Additionally, there might be limitations on frequency or extent of coverage for specific services, मतलब वहाँ पे limitations होती हैं कि हाँ भी ये plans चल सकते हैं, इस plan के अंदर ये आपको facilities मिलेंगी और ये facilities नहीं मिल सकती। इनको हम exclusions and limitations कहते हैं। It is important for individuals to understand the term and conditions of their specific insurance plans to make informed decisions about their healthcare and financial responsibilities। तो ये वही कहा जाता है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि एक इंसान को या एक पेशेंट को, एक मेंबर को, उसको पता होना चाहिए कि हाँ भी मेरे लिए कौन सा जो प्लान है वो कैरी आउट करना बेहतर रहेगा। मीन्स किस प्लान के अंदर मुझे क्या क्या इश्यूज होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो उसके मुताबिक मैं अपना प्लान चूज़ करूँ, ताकि ये है कि मुझ पे कॉस्ट शेयरिंग जो बर्डन है वो भी कम आए। ठीक है, इसके अलावा ये है कि मैं अच्छे से फैसिलिटीज़ भी हासिल कर सकूँ। ठीक है, और जो इंश्योरेंस है वो मेरा क्लेम भी ईजिली प्रोसेस कर दे। तो इसके लिए आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना भी वहाँ पे आना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर थर्ड लेक्चर। इस थर्ड लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, लाइक डिडक्टिबल्स क्या होते हैं, आउट ऑफ नेटवर्क, इन नेटवर्क, को इंश्योरेंसेज, को पेमेंट्स, आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम। सो ये जितनी भी टर्म्स यूज़ हुई हैं इन लोगों को आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब भी एक क्लेम प्रोसेस हो रहा होता है, क्लेम बन रहा होता है, तो उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स होती है, ठीक है, एक फॉर्म होता है, एक लिस्ट होती है, उसके अंदर पेशेंट के सारा जो भी डाटा वहाँ पे क्रिएट किया जाता है, जो चार्ज बनाए जाते हैं उसके अंदर ये अलाउड अमाउंट कितनी थी, ठीक है, इतने डॉलर्स थी, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड अमाउंट कितनी है कि पेशेंट मतलब इंश्योरेंस कितनी पे करेगी, उसके बाद उसके डिडक्टिबल्स कितने बने, इंश्योरेंस ने कितने पे किए, को इंश्योरेंस कितनी बनी, को पेमेंट्स कितनी थी, ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स के अंदर सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो रही होती है।
तो इसलिए ये चीज़ बहुत लाजमी होती है कि हाँ भी आप लोगों को इसकी सही से अंडरस्टैंडिंग हो। सो आई होप कि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को मेमोराइज करेंगे। तो फिलहाल दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्ड लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट सून इन फॉर द फोर्थ लेक्चर। सो टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ योर सेल्व्स एंड इंशाल्लाह विल मीट सून। टेक केयर, हैव अ नाइस रेस्ट ऑफ द डे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।